नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकार ने कर्मचारियों को स्थायी और गारंटी वाली पेंशन का भरोसा देने के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत इस स्कीम को बहुत कम कर्मचारियों ने अपनाया। क्यों इस पेंशन स्कीम को नहीं अपना रहे हैं सरकारी कर्मचारी? आज के मनी सेंट्रल में इसकी पड़ताल करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए सुनहरे भविष्य का भरोसा बताते हुए लॉन्च किया, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश कर्मचारी जो है इससे दूरी बनाए हुए हैं। सिर्फ 4% जो है कर्मचारियों ने ही इसे अपनाया है। सरकारी कर्मचारियों की ठंडी प्रतिक्रिया क्यों है, इसी बात को डिकोड करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर जिम रॉजर्स की बड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अभी वह ना तो सोना खरीद रहे हैं और ना चांदी और ना ही भारतीय शेयर्स को, लेकिन वो इन्हें बेच भी नहीं रहे। कहना क्या चाहते हैं जिम रॉजर्स? सोना और चांदी पर उनका नजरिया क्या है? अभी क्यों नहीं खरीद रहे सोना चांदी? भारतीय शेयर बाजार पर उनकी राय को भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे आरबीआई की। देश के केंद्रीय बैंक ने राज्यों को चेतावनी दी और कहा कि राज्य जो है बहुत ज्यादा कर्ज यानी उधार ले रहे हैं, जो बड़ी चिंताजनक बात है। आरबीआई की चेतावनी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने अप्रैल 2025 से लागू किया, लेकिन अब तक सिर्फ 4% केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने ही इसे अपनाया है। आसान भाषा में कहें तो लगभग 25 लाख में से सिर्फ 1 लाख कर्मचारी ही इस नई स्कीम में शामिल हुए, जबकि सरकार ने यूपीएस को इसलिए लाया था ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम जैसी गारंटी वाली पेंशन मिल सके, यानी रिटायरमेंट के बाद हर महीने जो है तय रकम मिले। फिर भी प्रवीण सर, लोग इसको जो है अपना नहीं रहे। आपको इसके पीछे की क्या कहानी लग रही है, क्या वजह है सर? नहीं, देखिए विशाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार एक तरह से अगर कहा जाए तो वो अपेक्षित परिणाम सरकार को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक जो 14 अक्टूबर तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि केवल और केवल 4% लोगों ने ही इसको ऑप्ट किया है। लगभग 1 लाख का ये आंकड़ा है जिन लोगों ने इसको ऑप्ट आउट किया है। 30 नवंबर इसकी डेडलाइन, जो 2 महीने सरकार ने बढ़ाई 30 सितंबर के बाद, अब 30 नवंबर डेडलाइन है। और इस बात का जिक्र हम पहले भी अपने जितनी भी बार हमने मनी सेंट्रल में या अलग अलग प्रोग्राम्स में इस विषय पे चर्चा की है, हमने ये कहा है कि इसको लेके जो उत्साह है वो संभवतः अब मुश्किल है इस स्कीम का पिकअप कर पाना, क्योंकि एक जो राय, एक जो धारणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच बन गई है कि यूपीएस में वो फायदे नहीं है जो पुरानी पेंशन में उनको मिलने वाले थे। इसके अलावा प्रवीण सर, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने अच्छे से प्रचार नहीं किया, लोगों को पता ही नहीं। सरकार ने भरपूर प्रचार कर लिया। ये अब मुझे नहीं लगता कि ये अब उतना वाजिब तर्क है कि सरकार इसको प्रमोट नहीं कर पाई। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, उनमें सरकार की मुहैया की जा रही किसी भी स्कीम, किसी भी योजना की जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। जिला स्तर से लेके फिर गांव देहात के स्तर तक जो भी लोग कार्यरत हैं, जो भी चाहे स्कूल टीचर्स हों या दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लोग हों, जिनका दूर दराज के इलाकों में वास्ता रहता है, या दूसरे समाज कल्याण विभाग हो गए, इस तरह के, इन सबको अपनी जो पैसे से जुड़ी जानकारी है वो सब तक पहुंच जाती है, बिल्कुल तय समय में पहुंच जाती है। तो इस बात का आधार कम लगता है कि लोगों को अपनी पेंशन से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी नहीं है। क्या सरकार लेकर आई इसकी जानकारी नहीं है। ये बात हो सकती है कि लोग इल इन्फॉर्म्ड हों इस चीज़ को लेके कि जो एनपीएस है उसमें किस तरह के फ़ायदे हैं, यूपीएस में किस तरह के फ़ायदे हैं, या एनपीएस और यूपीएस में उनके लिए बेहतर कौन है। और इसके अलावा प्रवीण सर, यूपीएस का कैलकुलेटर भी लाया गया। लोगों के बीच में ये भी शिकायत रही कि भाई हम इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, एनपीएस में कितना पैसा मिलेगा, यूपीएस में कितना पैसा मिलेगा, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। मुझे लगता है एक जो धारणा बनती है, एक जो नैरेटिव बनता है कि यूपीएस में आपको मिलने वाली पेंशन कम रहेगी एनपीएस के मुकाबले, वो शायद धारणा बहुत बलवती रही इस पूरे ड्यूरेशन में, और इस वजह से लोगों ने कहा कि नहीं, एनपीएस जिसमें हम बने हुए हैं इसी में रहेंगे, यहाँ से शिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि सरकार ने मजबूरन ये कदम उठाया कि आप जब चाहें यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं, वापस जा सकती हैं।
इसके बावजूद लोग एन मास लेवल पे यानी बल्क में लोग यूपीएस में शिफ्ट नहीं हुए, ये जानकर भी कि अगर जब हमें लगेगा तब हम इसमें वापस आ सकते हैं। जबकि प्रवीण सर हकीकत कुछ तो और लोगों है। को लगा कि हम एनपीएस में ही बने रहते हैं। नहीं, हकीकत कुछ और है। कहा जाता है, सरकार भी कहती है कि देखिए इस स्कीम की कुछ प्रमुख जो बातें हैं वो कहा गया कि 25 साल नौकरी पूरे करने पर जो है अंतिम सैलरी के जो है 50% वाली जो है गारंटीड आपको पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा काम कर लिया तो कम से कम 10,000 रुपये जो सरकार ने 25 साल को भी घटा के 20 साल कर दिया कि 20 साल में ही आपको पक्की पेंशन की गारंटी मिल जाएगी जी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है सर कि पेंशन जो है महंगाई भत्ते के जो अनुसार है वो भी हर साल बढ़ती रहेगी। मौत होने पर अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो फैमिली पेंशन वाली जो बात है उसको भी कहा गया कि 60% तक मिलता रहेगा। फिर भी जो है लोग जो है इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि स्कीम की पूरी जानकारी नहीं, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। लोग इल इन्फॉर्म्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी है लेकिन जो उसका कैलकुलेशन है या जो उसके फीचर्स हैं, क्या वो उससे ज़्यादा ताकतवर है एनपीएस के मुकाबले? क्या यूपीएस ज़्यादा ताकतवर है? ये सवाल जब लोगों के दिमाग में आया तो संभवतः उनको ये लगा कि नहीं, एनपीएस ही ज़्यादा मुफीद है जी। इस विषय पर हो सकता है लोगों को जानकारी संभवतः कम रही हो जी। शायद उन्होंने उस तरह के कैलकुलेशन ना करके देखे हो जिसमें उनको अपनी पेंशन में यूपीएस में ज़्यादा फायदे दिखाई देते हुए। इसके अलावा प्रवीण सर कुछ जैसे केंद्रीय बलों के जो कर्मचारी, जैसे जो सीएपीएफ में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं आदि के जो कर्मचारी, उनको लगता है कि एनपीएस जो है जो पुरानी स्कीम है उन्हें ज़्यादा जो है लचीलापन जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देती हुई नजर आ रही है। कहा वो लोगों का तर्क है कि एनपीएस में वे जो है 20 साल की सेवा के बाद अगर रिटायर होते हैं तो उनको तुरंत पेंशन मिल जाता है। और उसके बाद आपने ठीक भी कहा कि उस चीज़ को घटाया भी गया है। लेकिन यूपीएस में भी जो है कहा गया कि पेंशन सिर्फ 60 साल की उम्र के बाद ही मिलती है और यहाँ है कि कम से कम आपको 20 साल तक की नौकरी करनी है, 25 साल तक की नौकरी करनी है। तो ये सब जो तर्क दिया जा रहा है सर, ये भी जो है कर्मचारी वर्ग की तरफ से आ रही है। और इसके अलावा सर एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब जो है धरना प्रदर्शन जो है कहा जा रहा है कि आंदोलन का शक्ल लेता हुआ नजर आएगा। और नहीं, इसमें देखिए दूसरा जो पक्ष है जिस वजह से लोगों ने यूपीएस को चूज नहीं किया होगा, उसके पीछे एक तर्क ये भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा है कि सरकार एनपीएस से चल के यूपीएस तक पे तो आ गई, तो फिर यूपीएस से एनपीएस अब में आ गई। यूपीएस से सरकार हो सकता है और कदम आगे बढ़ाए। अगर लोग और धक्का दें, अगर और दबाव बनाया जाए तो सरकार कहो यूपीएस से घूम के फिर ओपीएस पे वापस चली जाए। ओके। तो ये एक उम्मीद भी हो सकता है इसके पीछे वजह रही हो कि आप इसको ज्वाइन ही मत कीजिए। एक बार सरकार को जब लगेगा कि यूपीएस एक तरह से अपना अपेक्षित परिणाम नहीं हासिल कर पाई, फेल हो गई, तो सरकार फिर कहे कि यार लोग नाराज हैं ही, धरना प्रदर्शन की नौबतें आ ही रही हैं, इतनी बड़ी स्कीम लेके आई, उसको रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो क्यों ना हम वापस फिर से ओपीएस ही ले आते हैं, खजाने पे थोड़ा बर्डन और सही। तो एक उम्मीद का फैक्टर यहाँ पे हो सकता है जिस वजह से लोग सोच रहे हैं कि अब बस थोड़ा इंतजार और कर लेते, हो सकता है सरकार रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ओपीएस को ही फिर से लागू कर दे। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे सर, क्या ओपीएस को लागू किया जा सकता है? क्या उसकी फिजिबिलिटी है? क्या सरकार पर मतलब जो खजाने पर जो बोझ आएगा वो क्या केंद्र सरकार वहन कर सकती है? फिर उसके बाद राज्य सरकार वाला मामला है, क्या अगर मान लीजिए केंद्र सरकार उसको लागू करती भी है तो राज्य सरकारें क्या वो सहन कर पाएंगे? नहीं, सर इस बोझ मुश्किल, को? देखिए हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या केंद्र इस स्थिति में है कि वो इतना बड़ा बर्डन उठा पाए। बहुत मुश्किल से इस रिफॉर्म को लेकर आई थी सरकार, और 2004 में जब ओपीएस को बंद करके एनपीएस पर शिफ्ट किया गया था, पूरे जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन को एक तरह से पक्की पेंशन को ख़त्म किया गया कि आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बदले आपको पेंशन मिलेगी। सरकारी खजाने का सरकार चाहे दे सकती है, लेकिन सरकारी खजाने की हालत यहाँ पे जो एक बात आ रही कि 2021-22 में जो फिस्कल डेफिसिट 6.1% के आसपास था, उसको घटा के सरकार 4.8% पे लेके आई है, और 4.8% से और घटा के इसको 4.5% पे लेके आना है। सरकार के वो पूरे कैलकुलेशन, वो जो फिस्कल कंसोलिडेशन था, फिस्कल प्रूडेंस था, वो सारा का सारा चरमरा जाएगा, ये साफ है जी। और केंद्र सरकार का चरमराएगा तो चरमराएगा, राज्यों का उसके बाद जो है वो उनकी स्थिति और विकट हो जाएगी जी। तो मुझे लगता है ऐसा प्रवीण सर, इस बात के आसार कम ही है। और इसका देखिए अर्थशास्त्रियों से लेकर जो तमाम जो तबके हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको अगर आप छोड़ दीजिए
तो बाकी जो पूरा तबका है, समाज है, वहाँ से इसको लेके विरोध भी आ सकता है। नहीं सर, कुछ राज्यों ने इसको ऑप्ट करने की कोशिश भी की थी, उसकी हालत भी हम लोगों ने देखी। बिल्कुल। उनकी जो स्टेट की जो इकॉनमी है वो दम चरमराती हुई दिखी। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सरकार थी उसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, उसके बाद तो उनको सैलरी देने में भी जो है आफत आ गई। तो वो मुश्किल है ना, उस रेवेन्यू ग्रोथ और एक्सपेंडिचर ग्रोथ जो है उसको मेंटेन रखना, आपका रेवेन्यू ग्रोथ आपके एक्सपेंडिचर ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप और प्लस आप एक खजाने में सरप्लस या रिजर्व भी ऐसा रखेंगे जो कंटिंजेंसी के वक्त काम आए, जैसा कोविड के वक्त हुआ जब सरकार को खजाने से पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा, जब पीडीएस कह लीजिए या आपका जो फ्री में अनाज देने की स्कीम है सरकार को शुरू करनी पड़ी, मुआवजे देने पड़े। फ्रीबीज की आप बात कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं। कल्याणकारी योजनाएं सरकार को चलानी पड़ेंगी इस देश में, ये बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड जैसे अगर टाइम आएंगे, स्टिमुलस पैकेज जैसे अगर इकोनॉमिक कोई क्राइसिस आती है, रिसेशन आता है, तो सरकार को स्टिमुलस पैकेज भी देने पड़ सकते हैं। 2008-9 ज़्यादा दूर नहीं था अब से। तो मुझे लगता है कि खजाने को लेके इतना बड़ा जो रिस्क है वो सरकार शायद ही ले, और इसीलिए वित्त मंत्री साफ तौर पे मना कर चुकी है कि पुरानी पेंशन वाली व्यवस्था आने वाली नहीं है। जी। अब प्रवीण सर, आपसे जब सैलरी और पेंशन की बात हो रही है तो 8वें वेतन आयोग का भी जिक्र करना बहुत लाजमी हो जाता है। सर, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट? इसमें 8वें वेतन आयोग के साथ इसमें एक बात और भी है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का जो तबका है वो भी इस चीज़ को लेके वो करेगा कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तो पक्की पेंशन ला रहे हैं, पुरानी पेंशन लेके आ रहे हैं। जो बाकी का एक जो बड़ा तबका है, कुछ नहीं तो ईपीएफओ से ही जुड़े 8 करोड़ मेंबर हैं कम से कम, उनके परिवारों का क्या? करीब 8 के साथ अगर आप 5 का गुणा कर दीजिए तो 30-40 करोड़ परिवारों का क्या? उनके लिए क्या कोई पेंशन की व्यवस्था, इस तरह की पक्की पेंशन की व्यवस्था उनके लिए भी कीजिए। अगर आप खजाना ही जारी करना चाहते हैं तो फिर आप इधर भी कीजिए। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर की बात आपने उठा दी सर, तो वहाँ तो एक और तर्क ये भी चल रहा है, कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग आएगा, उसमें कहा जा रहा है कि 30 से 35% की बढ़ोतरी मिलेगी, जंप मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, और हमें 9% मिलेगा। उस मुकाबले क्या अकाउंटेबिलिटी है? क्या सरकारी अफसरों की, सरकारी कर्मचारियों की वो अकाउंटेबिलिटी है जो होनी चाहिए? क्या पब्लिक सर्विसेज उस हिसाब से बेहतर हुई हैं जिस हिसाब से सैलरीज बेहतर हुई हैं? अब स्थिति यह है कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सरकारी सेक्टर में कई गुना ज़्यादा सैलरीज आपको देखने को मिलेंगी, और फिर वहाँ से वही सवाल आ जाता है कि साहब वैकेंसी हैं 25,000 और जो है 5.5 लाख, 6 लाख या 10 लाख एप्लीकेशन आई हैं जिसमें पीएचडी से लेकर इंजीनियर तक हैं। तो ये खजाने को बचाना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ों का बैलेंस सरकार को बना के रखना होगा। सर, लेटेस्ट अपडेट बता दीजिए 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कुछ सरकार की तरफ से कोई स्टेप आया नहीं है, उसमें किसी तरह का सरकार की तरफ से ना तो आयोग के गठन को लेकर कोई बात आई है, ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर कोई बात आई है अभी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। इस समय कमोडिटीज़ के बाजार में जो है ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रहा है। इसी बीच दुनिया के जो मशहूर इन्वेस्टर हैं जिम रॉजर्स ने अपना एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि सोने, चांदी, शेयर बाज़ार और दुनिया की इकोनॉमीज़ पर कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने साफ कहा, कभी ना तो सोना खरीद रहे हैं, ना चांदी, और ना ही भारतीय शेयर को, लेकिन वो इन्हें बेच भी नहीं रहे हैं। ये उनका कहना है जिम रॉजर्स साहब का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका क्लैरिफिकेशन दीजिए आप। कह रहे हैं कि ना हम खरीद रहे हैं, ना हम बेचेंगे भी नहीं, तो करना क्या चाहते हैं? होल्ड नहीं, जिम रॉजर्स देखिए एक बड़ी बात कह रहे हैं, और एक तरह से वो गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके एक बुलिश ट्रेंड को बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि उनके पास सोना मौजूद है और वो उसको बेच नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैंने गोल्ड को अपने बच्चों के लिए रखा हुआ, कभी भविष्य में जाके उनके काम आएगा सोना। तो एक तरह से ये बताता है कि वो गोल्ड को लेके बुलिश है, यानी आने वाले टाइम में गोल्ड में ग्रोथ आ सकती है। अब सर, आप एक रोकना चाहूँगा, आपने गोल्ड को लेकर कह दिया कि बुलिश हैं, तो इसके बीच सर 2-4 जो है ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट भी है, उसको भी मैं कोट कर देता हूँ, तब आप चर्चा को आगे लिए चलिएगा। जैसे जेपी मॉर्गन साहब हैं, जेपी मॉर्गन साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि गोल्ड की जो कीमतें हैं 2026 में
$5,055 प्रति औंस तक जा सकती है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2028 तक गोल्ड जो है $6,000 प्रति औंस तक भी जा सकता है। सर, यूबीएस की भी एक रिपोर्ट आई है कमोडिटीज़ को लेकर, गोल्ड को हर गिरावट में खरीदें, ये कहना है यूबीएस का। यूबीएस के हिसाब से टारगेट अगर देखा जाए सर, तो गोल्ड का टारगेट है $4,700 प्रति औंस के आसपास। फिर गोल्डमैन सैक्स की बात कर लेते हैं सर, ये कहना है कि गोल्ड की कीमतें जो है $4,900 प्रति औंस के आसपास जा सकती है। और फिलहाल आप देख ही चुके हैं सर कि इस साल से अगर तक देखा जाए तो 50% से अधिक का रिटर्न जो है सोने और चांदी ने दे रखा है। ठीक है, तो ये तमाम रिपोर्ट्स भी बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं। और इसमें इस कहानी में मैं एक बहुत दिलचस्प बात भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जिम रॉजर्स जो बात कह रहे हैं, अब वो उनका एक जो स्टॉक मार्केट्स को लेके है, वो उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब आपको डाउट करना चाहिए, तब आपको सवाल उठाने चाहिए, तब आपको चिंतित होना चाहिए। और इसीलिए मार्केट्स को लेके वो थोड़ा सा आशंकित हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट्स चढ़े, तेज़ी आई, वहाँ से उनको लगा कि ये जो है खतरे का वो हो सकता है। यही बात उन्होंने भारतीय बाजार के लिए कही है कि भारतीय बाजार ओवर वैल्यूड है, इसलिए वो अभी इनमें पैसा उन्होंने कहा है सर कि नहीं भारत की जो नीतियां अच्छी दिशा में हैं, हम उन्हें बहुत हाँ। पसंद करते हैं, लेकिन अभी भारतीय शेयर बाजार जो है महंगे हो चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पर निवेश नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब सभी लोग बहुत खुश रहते हैं और तेजी की उम्मीद करते रहते हैं, तब सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा देखिए, भारतीय बाजार में FIIs बिकवाली कर रहे हैं, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, चाहे उसमें इंस्टीट्यूशंस हो, वो खरीदारी कर रहे हैं। तो आखिर इसमें जो घरेलू इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नज़र आते हैं, ज़्यादा आशावादी नज़र आते हैं, और बोले कि यहाँ से ही जो बेहद ज़्यादा जो आशावादी है, उस वजह से यहाँ पे एक खतरे का संकेत दिखाई देता है, यहाँ पे एक वार्निंग वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। तो ये गोल्ड को लेके बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, या जिम रॉजर्स हों जो कह रहे हैं कि मैं सोना खरीद भले नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको बेच भी नहीं रहा हूँ, और ये मेरे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। इसके ठीक उलट राय जो है दे रहे हैं रुचिर शर्मा, जो कि बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं। उनका कहना है कि गोल्ड में जो तेज़ी है, जो गोल्ड का मौजूदा हाल है, वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। गोल्ड की जो तेज़ी, जो रैली हम देख रहे हैं, ये 1979 में जो गोल्ड में रैली आई थी, तेज़ी आई थी, उसके जैसी है। दूसरी तरफ बाजारों की तेज़ी है, वो 1999 में जो मार्केट्स में रैली आई थी, उसके जैसी है। तो इसमें एक और बात जोड़ लीजिए सर, 1980 की भी जो हंट ब्रदर्स वाला मामला है, जो सिल्वर को लेकर था। बिल्कुल, वो सिल्वर की रैली थी आर्टिफिशियल। अब उनका कहना यह है कि दोनों एक साथ तेज़ी दिखा रहे हैं, जबकि होना इससे जिम उलट चाहिए रॉजर्स था। और बाकी जो जानकार हैं, उनका कहना यह है कि गोल्ड को हेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। रुचिर शर्मा का ये कहना है कि जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं, उसमें जिस तरह से मार्केट्स और गोल्ड दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बताता है कि गोल्ड ने एक हेजिंग टूल का दर्जा खो दिया है, क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि असल में गोल्ड में तेजी आ क्यों रही है, इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से दुनिया के जो अमेरिका के खास तौर पे, उसमें $1.5 ट्रिलियन का सरप्लस फंड है। वो सरप्लस फंड आपका AI में जा रहा है, क्रिप्टो में जा रहा है, अमेरिकन बॉन्ड्स में जा रहा है, और उसके बाद वो सोने में जा रहा है। तो एक्सेसिव जो लिक्विडिटी है वो दरअसल गोल्ड में लगी हुई है, और इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस शूट कर रहे हैं। कल को अगर ये एक्सेसिव जो लिक्विडिटी ड्राई होती है, खत्म होती है, तब गोल्ड की कीमतों में एक बड़ा क्रैश, बड़ी गिरावट आ सकती है, और यहाँ से वो गोल्ड को लेके एक बड़ी वार्निंग देते हुए नजर आते हैं। चलिए सर, जिम रॉजर्स पर भी लौटते हैं। उन्होंने जो है वैश्विक खतरे की तरफ भी जो है अपना इशारा किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर, उनका एक कमेंट आया है सर कि अमेरिका पर कर्ज जो है बहुत बढ़ गया है, जो आने वाले समय में खतरा बन सकता है। इस बात को हम लोग ने कई बार मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया है। जापान की जनसंख्या पर भी उन्होंने कॉमेंट किया। वो कह रहे हैं कि जापान की जो जनसंख्या है वो घट रही है, जिससे उनकी जो अर्थव्यवस्था वो कमजोर हो सकती है, जो ग्लोबल। और उन्होंने जापान पे बढ़ते कर्ज
कर्ज को लेके भी चिंता की बात कही जी। है। और अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है वो बड़ी चिंता का वजह है। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसे झगड़ों में किसी का फ़ायदा नहीं होता है। और FII की जो रुख है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बता ही दिया है सर। लेकिन सर, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है और जो ग्लोबल टेंशन्स हैं उनको लेकर भी डिस्कस करने की हमें बहुत ज़रूरत है सर। जिस तरह से जो कर्ज बढ़ रहा है अमेरिका पर और शटडाउन वाला मामला है वो जोड़ लीजिए, हाइपर इन्फ्लेशन वाला मामला आप लगातार जो है मनी सेंट्रल में बोलते आते रहते हैं, और जिस तरह से ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखा है, खुद उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आएगी। शर्मा ने भी एक बहुत दिलचस्प बात कही है इसी बारे में जो आप कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है गोल्ड को लेके कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ी, फिर से जिस तरह की अनसर्टनिटीज़ हैं, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं इस वक्त, उसमें अगर अमेरिका में महंगाई आती है, चाहे ट्रेड टैरिफ को लेके हो, अगर अमेरिका में महंगाई आई तो इससे पूरा का पूरा जो है वो गोल्ड का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का सीन है वो गड़बड़ा जाएगा जी। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे भी वो एक खतरे का इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई आने का डर है, और अगर महंगाई आती है तो उससे पूरी ये लिक्विडिटी जो है जो गोल्ड में लगी हुई है ये पूरा का पूरा पैसा वापस लौट सकता है। तो बड़ी चिंताजनक बात है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि कई राज्य जो हैं चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर और राहत पैकेजेस पर जो है तेजी से जो है खर्च बढ़ा रहे हैं, और इस खर्च को पूरा करने के लिए बाजार से जो है रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज ले रहे हैं, जिससे उनकी जो है आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में राज्यों ने अब तक पिछले साल की तुलना में कहीं ज़्यादा उधार लिया है, और इसके कारण उनके बॉन्ड्स पर जो ब्याज दरें हैं वो भी बढ़ गई है। यानी उन्हें कर्ज लेने के लिए पहले से जो है अधिक महंगा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। RBI का कहना है कि अगर खर्च बढ़ता रहा और आमदनी नहीं बढ़ी तो राज्यों की जो वित्तीय सेहत है वो कमज़ोर हो सकती है, निवेशकों का जो भरोसा है वो घट सकता है, और जो विकास कार्य हैं यानी जो डेवलपमेंटल जो काम है उसके लिए पैसा जो है कम पड़ जाएगा। प्रवीण सर, ये पूरा मामला है क्या? अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे 8th पे कमीशन, सैलरी, पेंशन की बात कर रहे थे कि आप कहते तो हैं आपकी इच्छाएँ हैं, लेकिन देखिए अगर वो कर दिया तो जो स्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटी है स्टेट्स की, वो अच्छी नहीं है। नहीं, देखिए रिजर्व बैंक की वार्निंग आप ये देखिए, टाइमिंग देखिए, रिजर्व बैंक की वार्निंग ऐसे टाइम पे आई है जबकि अगले ही महीने बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और चुनावों से ठीक पहले RBI ने ये कहा है कि फ्रीबीज देना, वेलफेयर स्कीम्स का ऐलान करना, उसके लिए पैसे खर्च करना, ये आपके पूरे के पूरे फिस्कल गणित को, राज्यों के फिस्कल गणित को गड़बड़ा देगा। आपको ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा और आप उस कर्ज को फिर चुकाने में मुश्किलों का सामना करेंगे। फिस्कल स्लिपेज हमको नजर आएंगे। उन्होंने खास तौर पे बिहार और महाराष्ट्र का जिक्र किया है जहाँ पे कि लार्ज लेवल पे वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं। अब आप देखिए, हमने बिहार के इलेक्शन को लेके जो मैनिफेस्टो आ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का या उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उनमें जो वादे किए जा रहे हैं वो क्या राज्यों की या राज्य की वित्तीय स्थिति उसको झेलने के काबिल है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। पार्टियां या सरकारें वादे कर देती हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको फ्रीबीज में इस तरह के जो फ़ायदे हैं वो देंगे, लेकिन क्या खजाना उसकी भरपाई करेगा कैसे? RBI ने अपने इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि राज्यों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि उनका एक्सपेंडिचर जो है उनकी रेवेन्यू ग्रोथ से कहीं ज़्यादा न बढ़ जाए, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें राज्यों के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो उनमें शार्प तेज़ी देखी गई है। और इसका एक और उदाहरण दिया गया है कि साहब राज्यों की जो बॉन्ड यील्ड है वो केंद्र सरकार, बॉन्ड यील्ड हो और या स्प्रेड हो, वो केंद्र सरकार के बॉन्ड यील्ड से कहीं ज़्यादा, उसके बीच में जो स्प्रेड है, जो गैप है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। सर एक डेटा और भी है, कहा जा रहा है कि राज्यों पर जो बहुत ज़्यादा जो कर्ज है, जो उधार है, बिल्कुल उस वाले मामले पर एक डेटा है कि सर इस साल अक्टूबर के बीच तक राज्यों ने 5.23 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, जबकि पिछले साल इसी समय तक ये जो आंकड़ा था ये मात्र 4.37 लाख करोड़ था। यानी राज्यों को खर्च चलाने के लिए जो है बाजार से ज़्यादा पैसा जो है उधार लेना पड़ रहा है। बॉन्ड्स की वो बात आप कर रहे हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जिसको SDL के नाम से जाना जाता है, वो महंगे हो रहे हैं सर। जब देखिए, जब राज्य जो है ज़्यादा उधार लेते हैं तो निवेशकों को जो है
उनसे ज़्यादा ब्याज मांगना पड़ता है सर। पहले जहां राज्यों को केंद्र सरकार के मुकाबले 0.30% से लेकर 0.4% तक ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था, अब ये जो बढ़कर जो है 1.06 से लेकर 1.12% तक चला गया है। इसका मतलब जब आसान बात सर। आपकी जब यील्ड बढ़ेगी, जब आपकी यील्ड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ने का मतलब ये है कि आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा तो जब आप मार्केट से पैसा उठाने जाएंगे तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। ये एक आम इंसान की तरह से भी हम समझ सकते हैं। अगर मैं अगर ज़्यादा वल्नरेबल हूँ, पैसा चुकाने की मेरी हैसियत कम है, तो मुझे ऊंचे ब्याज पे बैंक कर्ज देगा। अगर मेरी फिस्कल कंडीशन अच्छी है तो बैंक मुझे, इसीलिए सिबिल स्कोर है, जिनका सिबिल स्कोर कम है उनको महंगे कर्ज मिलते हैं, जिनका सिबिल स्कोर ज़्यादा है उनको सस्ते कर्ज मिलते हैं जी। तो ये बताता है कि आप कर्ज को चुका किस तरह से रहे हैं, आपने कितना कम कर्ज लिया है। और यहाँ राज्यों की जो फिस्कल स्थिति है वो इस वक्त जो है वो आप समझिए दिसंबर क्वार्टर के लिए तय वो है, उसका 62.5% के आसपास राज्य कर्ज ले चुके हैं जी। तो इसी गंभीर चेतावनी, और दरअसल आरबीआई इस बात को बताना चाहता है कि साहब आप जब इलेक्शंस में जा रहे हैं तो आप ऐसे ऐलान मत कीजिए, ऐसे फ्रीबीज का ऐलान मत कीजिए जो आपकी पूरी राज्य की इकोनॉमी को चौपट कर दे। जी। तो सर इसके अलावा एक और चिंताजनक बात ये भी तो है ना कि विकास कार्य जो है, यानी जो डेवलपमेंटल जो काम है वो कम होने की चिंता है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो फिर आप डेवलपमेंट काम तो वो कहीं ना कहीं आप ही को हैम्पर करेगा। आपको राज्यों को जो रेवेन्यू है उसका आप एक बड़ा हिस्सा ब्याज पे खर्च करेंगे, तो अब आपका जो रेवेन्यू है वो ब्याज चुकाने में ज़्यादा जाएगा, आपके जो केपेक्स है या बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे पैसा कम खर्च होगा विशाल जी। लेकिन सर अच्छी बात ये भी है कि आरबीआई का कहना है कि ज़्यादातर राज्य जो है अभी भी अपने निर्धारित जो सीमा है, यानी जो फिस्कल डेफिसिट का लिमिट है उसके अंदर ही है। कुछ जैसा आपने कुछ राज्यों की बात कही, बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो और जो तमाम राज्य हैं वो अपना जो है फिस्कल डेफिसिट का जो लिमिट है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो चिंताजनक बात तो है ही, लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है। तो प्रवीण सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम लोग शो को वाइंड अप करें? नहीं, देखिए एक FRBM करके एक्ट आया हुआ है, तो उसके तहत आपकी फिस्कल जो स्थिति है, आपका राज्य का जो खजाना है, राज्यों का हो चाहे केंद्र का हो, उसको किस तरह से खर्च करना है इसको लेके उसमें गाइडलाइंस हैं। आपका कितना कर्ज हो सकता है, किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करें, इसकी पूरी व्यवस्था है। इस एक्ट पर चलने के लिए भी रिजर्व बैंक ने राज्यों को कहा है कि आप इस एक्ट पर या जो FRBM का पूरा इसको फॉलो करिए, इसको फॉलो कीजिए, इन गाइडलाइंस पे चलिए। तो राज्यों को मानना चाहिए, और केंद्र सरकार को भी जब हम बात करते हैं, चाहे 8वां वेतन आयोग हो, चाहे UPS की बात हो या पुरानी पेंशन की बात हो, केंद्र सरकार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है खजाने को बचाना। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही सर। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।